नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने चल रहे हैं जिसका नाम है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। आज देखेंगे क्या होता है लोकतंत्र, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका महत्व क्या है। कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ये जो क्लास आपकी है ये 2-3 पार्ट में हम इसको करेंगे, एक लंबी टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र। देखेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है, इसके अर्थ पे चर्चा करेंगे और थोड़ी सी ऐतिहासिकता को लेते हुए फिर इसके हम प्रकार पे चर्चा करेंगे और प्रकार में इसके 3 प्रकार होंगे। एक होगा प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, दूसरा होगा विमर्शी लोकतंत्र और तीसरा होगा सहभागी लोकतंत्र। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डिस्कोर्स डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इन तीनों को समझेंगे। इसमें भी दोस्तों हम इनके अर्थों को समझेंगे और इनका हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के बाद इनका हम मूल्यांकन करेंगे। इस लेवल पे हम जाएंगे, तीनों का इसी प्रकार से करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र बनाम विकास, डेमोक्रेसी वर्सेस डेवलपमेंट, इस पर चर्चा करेंगे और लास्ट में कुछ प्रश्नों पे चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी यहाँ से प्रीलिम्स क्वेश्चन भी पूछता है और मुख्य परीक्षा में तो ये फेवरेट टॉपिक है ही है। साथ ही साथ ये निबंध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक निबंध यहाँ से प्रायः पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए बात करते हैं डेमोक्रेसी पर। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो अगर इसको हम एक लाइन में बोलें तो जनता का जो शासन होता है, यानी शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें शासन जनता करती हो, जनता का शासन हो, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अगर हम अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहें तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने लोकतंत्र को कहा है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा ही डेमोक्रेसी है। तो एक लाइन में तो ये बात समझ में आती है। थोड़ा सा इसके डेवलपमेंट पे हम बात कर लेते हैं। क्या लोकतंत्र एकाएक आ गया? नहीं, एक लंबी इसकी गाथा है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, और अगर हम भारतीय इतिहास में भी लोकतंत्र के बिंदुओं पर चर्चा करना चाहें या बिंदुओं को खोजें तो वो भी बिंदु दिखाई हमारे इतिहास में देते हैं। जैसे आप देखिए, वैदिक काल में 3 समितियां हुआ करती थीं।
सभा, समिति और विदत, जिनमें से सभा जो थी ये बुजुर्गों की सभा थी, बुजुर्गों की सभा थी और कहा जाता है कि ये प्रायः न्याय का कार्य करती थी। इसी प्रकार से अगर हम देखें, जो समिति थी वो कबीले की जन सामान्य सभा थी, यानी कि ये कबीले की क्या थी, जन सभा थी, और इसमें निर्णय सर्वसम्मति से होते थे, और कहा जाता है कि ये राजा का चुनाव करती थी और उस पर अंकुश लगाने का काम करती थी, यानी कि उसको हटाने का काम भी कर सकती थी। इसी प्रकार से आप देखेंगे एक थी विदत, ये सबसे प्राचीन सभा थी और जिसका काम था सैनिक मामले जो थे उसको देखना, यानी कि ये सैन्य मामलों से संबंधित थी। तो इस तरह से एक ढांचा हमको दिखाई देता है वैदिक काल में। अगर हम आगे बढ़ें और 6वीं सदी ईसा पूर्व में हम बात करें, 6वीं सदी ईसा पूर्व, यहाँ पर आप देखेंगे जो पाली साहित्य हैं, पाली साहित्यों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में पाली एक ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिसमें से कहा गया था कि जो इसमें से 10 महाजनपद थे वो गणराज्य थे। गणराज्य से आशय ये होता है कि जहाँ पर जो राजा होता था उसका चुनाव होता हो, यानी 10 गणराज्य 16 महाजनपद में थे, जिनमें से एक बहुत ही फेमस नाम है, आप जानते होंगे, लिच्छावी गणराज्य था। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य था और देखेंगे इसकी राजधानी वैशाली थी और ये कई गणराज्य थे उनका ये हेड था, चीफ हुआ करता था। और कहा जाता है कि वैशाली में एक सभागार थी और उस सभागार में आम जनता बैठ करके समस्त निर्णय सर्वसम्मत से लिया करती थी, ये कहा गया। इसके बाद आप देखेंगे कि चोल काल में अगर आप आइए, चोल काल सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है, तो स्थानीय स्वायत्तता के लिए है, स्थानीय स्वायत्तता के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसके लिए कहा गया है कि ये जो स्थानीय स्तर पर कई सारे समितियां या ग्रुप बना करके ग्राम का पूरी तरह से शासन करते थे। तो ये सब बातें हमारे भारतीय इतिहास में हैं, लेकिन अगर हम कहें इसका वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो किसने किया, वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप जानते हैं 4वीं सदी ईसा पूर्व यानी 300 ईस्वी से पहले, 4वीं सदी ईसा पूर्व एक विद्वान था अरस्तु। और अरस्तु ने उस समय लगभग 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और मोटी मोटा जो उसने बातों को समझा, उनका विश्लेषण करके उसने
3 प्रकार की शासन प्रणाली बताई, यानी इसका वर्गीकरण किया, जिसमें पहली प्रणाली जो उसने बताई उसने कहा कि एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन। एक प्रणाली उसने कहा कि कुछ व्यक्तियों का शासन। और तीसरा उसने कहा जनता का शासन। यानी कि 158 संविधानों का उसने अध्ययन किया और उसके आधार पर शासन करने की 3 प्रणालियों का उसने वर्गीकरण कर दिया, जिसमें उसने कहा कि एक ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति शासन करता है, इसकी तुलना हम राजशाही से कर सकते हैं, यानी ये राजशाही की बात करते हैं। और अगर यही राजशाही निरंकुश हो जाए तो फिर वो अधिनायकवाद की ओर बढ़ जाती है, तानाशाह की ओर बढ़ जाती है। जो कुछ व्यक्तियों के शासन की बात कर किया उसने, वो वास्तव में कुलीन तंत्र था, कुलीन तंत्र था। कुछ लोगों, समाज के कुछ संभ्रांत लोगों के द्वारा जब शासन चलाया जाता था तो उसको कुलीन तंत्र कहा गया। वहीं जनता का शासन का मतलब इसने कहा लोकतंत्र, यही डेमोक्रेसी, जिसमें जनता स्वयं शासन करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यूनानी ये विद्वान हैं अरस्तु, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट तब का है जब छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे। स्टेट की आबादी कितनी होती थी? 5,000, 10,000। तो संभव था कि सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो करके और शासन के जितने भी क्रियाविधि हैं, जो कार्य हैं, जो निर्णय हैं, डिसीजन सारे कुछ कर सकते थे एक जगह पर इकट्ठा हो करके। लेकिन अगर हम इसी को एक बड़े देश पर लागू करें या जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या ये संभव है कि सारे देश के लोग इकट्ठा होकर के कोई निर्णय लें? जैसे इंडिया है, अब इंडिया में 132 करोड़ की आबादी अगर ये सोचे कि हम लोग सब लोग बैठ करके निर्णय लेंगे, हम लोग देश चलाएंगे, जनता का शासन है, तो क्या ये संभव है? कोई ऐसी जगह होगी जहाँ 132 करोड़ लोग बैठ सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए लोकतंत्र में इन्होंने 2 वर्गीकरण फिर किया। इन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यानी कि एक समय के बाद जब देश में आबादी ज़्यादा बढ़ जाए तो जो प्रत्यक्ष शासन जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदारी करती थी, वही अप्रत्यक्ष शासन में बदल जाएगा। मतलब कि जनता सीधे उसमें भागीदारी ना करके कुछ अपने प्रतिनिधियों को चुन करके उनके माध्यम से काम करेगी। तो इस तरह से ये वर्गीकरण किया अरस्तु ने। अब हम आते हैं, अगर इसके अर्थ को डिफाइन करें अच्छे से, तो देखिएगा ध्यान से। लोकतंत्र का हम पहले संक्षिप्त अर्थ समझते हैं। और फिर इसका हम व्यापक अर्थ देखते हैं। जब हम इसके संक्षिप्त अर्थ को देखते हैं तब हम ये कहते हैं कि यह एक साधन है। साधन किस चीज़ का? शासन को चलाने का। यानी कि एक शासन प्रणाली है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है।
मतलब क्या है भाई, जब शासन करने की एक प्रणाली ही तो है, जैसे राजशाही है, कुलीन तंत्र है, कहीं पर तानाशाही है, सब अपनी अपनी विधा है शासन करने की। तो अगर हम इसके संक्षिप्त अर्थ को देखें तो हम यही तो कहेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, तो कहेंगे कि शासन चलाने की एक प्रणाली है जिसमें जनता का शासन होता है। शासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये एक प्रकार से संकीर्ण अर्थ है इसका, ये हमारे काम का नहीं है। अगर हम इसके व्यापक अर्थ को देखें दोस्तों, तो लोकतंत्र वास्तव में जीवन जीने की शैली है। लोकतंत्र सही रूप में अगर लागू हो जाए या प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति का जीवन अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण हो सकता है, स्वावलंबी हो सकता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास हो सकता है। मतलब ये है कि जब हम व्यापक अर्थ की बात करते हैं तब ये साध्य बन जाता है। ये साध्य है क्यों? क्योंकि लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, या आप इसे कह सकते हैं कि एक मूल्यात्मक अवधारणा है। मूल्यात्मक अवधारणा क्या है? देखिए, पॉलिटी में कुछ मूल्य हैं, जैसे प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं तो उसके कुछ मूल्य हैं संविधान के। क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात करता है। यानी कि लोकतंत्र एक मूल्यात्मक अवधारणा है जब इसके व्यापक अर्थ को जाते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि एक शासन चलाने की प्रणाली जिसमें जनता शासन करती है, नहीं। लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है, विभिन्न प्रकार के इसमें मूल्य हैं। कैसे मूल्य? समानता है, स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है लोकतंत्र। साथ ही साथ आप देखेंगे यह एक बहुआयामी अवधारणा है, बहुआयामी अवधारणा है। मतलब यह है कि इसमें सामाजिक लोकतंत्र की बात की जाती है, सामाजिक लोकतंत्र, इसी में आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, यानी कि बहुत सारी बातें इसमें शामिल है। इसमें सामाजिक लोकतंत्र की बात होती है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात होती है, आर्थिक लोकतंत्र की बात होती है, नैतिक लोकतंत्र की बात होती है। ये हमारे काम का है। जरा सोचिए कि इतनी सारी बातें अगर हमको मिल जाएं, ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो क्या हो सकता है? व्यक्ति का तो विकास होगा ही, राष्ट्र का भी विकास होगा। जैसे अगर हम कहें कि राजनीतिक लोकतंत्र से आशय क्या है या सामाजिक लोकतंत्र से आशय क्या है, इसका मतलब ये है कि समाज में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, जन्म हो, वंश हो, किसी के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब यह है कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामान्य हित में होना चाहिए, अर्थात सबकी आधारभूत जो नीड है वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ समाज में किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए, और रोजगार करने की एक फ्रीडम होनी चाहिए, हम अपने पसंद का रोजगार कर सकें। राजनीतिक लोकतंत्र से आशय यह है कि इसमें एक संवैधानिक सरकार होनी चाहिए,
संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाली सरकार होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए। मतलब वो ऐसी सरकार ना हो जो असीमित शक्ति उसके पास हो, उसकी जो मन में आए कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जो हो जनता के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। यह है आपका राजनीतिक लोकतंत्र। और नैतिक लोकतंत्र क्या है? तो नैतिक लोकतंत्र इसी में से निकल कर की बातें आती हैं दोस्तों। जैसे आप देखिए, कहा जाता है कि लोकतंत्र एक जीवन जीने की शैली है। लोकतंत्र जीवन जीने की शैली कैसे है, आइए समझाते हैं। और इस पर एक मेंस का क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा कि लोकतंत्र जीवन जीने की शैली है, और इससे नैतिक लोकतंत्र भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, नैतिक लोकतंत्र अगर हम इसके व्यापक अर्थ को देखें तो व्यापक अर्थ में क्या है दोस्तों? हमने कहा कि ये मूल्यों का एक ग्रुप है, यानी मूल्यात्मक अवधारणा है। जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात की जाती है। एक मूल्यात्मक अवधारणा है। अगर आप कल्पना कीजिए कि समाज में समानता ना हो तो क्या आपके आंतरिक विकास, आपके आंतरिक जो कॉन्फिडेंस है उसका विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। स्वतंत्रता ना हो, कुछ लोगों को ही स्वतंत्रता मिल जाए समाज में, आपको स्वतंत्रता ना मिले, सोचिए क्या आप हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे। न्याय, समाज में भेदभाव है, बराबरी नहीं है, सबकी उचित भागीदारी नहीं है, तो क्या आपका विकास होगा? नहीं होगा। बंधुत्व, भाईचारा नहीं है, भेदभाव है समाज में, तो क्या आपका डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये मूल्यात्मक अवधारणा है। और इन मूल्यों से अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो उसके अंदर भी बदलाव होता है, और कोई नॉर्मल इंसान है उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है उसका निखार होता है। यानी कि इन मूल्यों से या इनके प्रयोग से व्यक्ति की आंतरिक व्यवस्था मजबूत होती है, और साथ ही साथ जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विचारों में भी बदलाव आता है। दूसरी तरफ आप देखें तो जीवन वर्तमान में बहुत जटिल है। जीवन क्या है? जटिल है। व्यक्ति तमाम सारी परिस्थितियों से गुजरता रहता है, तमाम सारी परिस्थितियों में जकड़ा हुआ है। कैसी परिस्थितियाँ? सामाजिक परिस्थितियाँ तमाम सारी हैं। शादी करना, विवाह करना है, गरीबी है, भुखमरी है, तमाम सारी सामाजिक समस्याओं से वो लड़ता रहता है पूरा जीवन। इसी प्रकार से विभिन्न आर्थिक समस्याएं, और आर्थिक समस्याएं तो एक बड़ी समस्या है, ज़िंदगी भर उसी में आदमी परेशान रहता है। साथ ही साथ बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं से घिरा होता है व्यक्ति। यानी कि जीवन जटिल है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति क्या है? जकड़ा हुआ है। और कैसी परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां सामाजिक भी हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं, और आर्थिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। इनमें व्यक्ति जकड़ा हुआ है। अब जरा सोच के देखिए, अगर हम इन दोनों में समन्वय स्थापित कर लें, इसके द्वारा लोगों के विचारों में बदलाव हो सकता है, व्यक्ति के अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो हम अगर संतुलन स्थापित कर लें तो जो भी परिस्थितियां हैं, सामाजिक हों चाहे आर्थिक हों, जो भी जटिलता है जीवन में, उन जटिलताओं से हम लड़ सकते हैं। और लड़ करके
इससे क्या होगा, व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस का विकास होगा, मनुष्य के जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का निदान हो सकता है और साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन को प्रासंगिक एवं अर्थपूर्ण तथा गरिमापूर्ण बना करके जीवन जी सकता है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि लोकतंत्र जीवन जीने की क्या है, शैली है। सोच के देखिए क्या क्या डेमोक्रेसी में शामिल है। तो ये हमने आपको बताया डेमोक्रेसी की डिफिनीशन, परिभाषा। सिंपल सा केवल इतना मत समझिएगा कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये इसका व्यवहारिक पक्ष है, इस पर हम बातचीत करेंगे। वो सिस्टम की बात करता है। तो ये आपके सामने एक परिभाषा हमने बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र क्या है। साधन के रूप में देखा जाए तो शासन करने की एक प्रणाली है, लेकिन अगर व्यापक अर्थ इसका देखा जाए तो यह एक बहुआयामी अवधारणा है, मूल्यात्मक अवधारणा है। तमाम तरह की बहुआयामी बातें कही गई हैं, बहुत सारे इसमें मूल्य दिए गए हैं और इन सब को अडॉप्ट करके इसका लाभ उठा करके व्यक्ति अपने जीवन को गरिमापूर्ण बना सकता है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र का व्यवहारिक पहलू पर, ठीक है। और इसका व्यवहारिक पहलू जो है तो वो अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। देखिए लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप। तीन चीज़ें हैं इसमें। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसका मतलब क्या है? यहां पर जनता का शासन कहा गया है। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जनता ही शासन करती है। अब वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे और चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से करे। अगर हम कहते हैं ऑफ द पीपल तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, यानी जनता की रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अगर फॉर द पीपल की बात करते हैं हम तो ये गुड गवर्नेंस की बात होती है। अगर हम बाय द पीपल की बात करते हैं दोस्तों तो इसका मतलब मैंडेट की बात हो रही है, बहुमत की बात हो रही है। ध्यान समझिएगा। पहला इसमें हम लेते हैं ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये होता है ऑफ द पीपल, सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा। अब जनता जब सत्ता का प्रयोग करेगी दोस्तों तो इसके दो स्वरूप हैं। एक तो यह है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करे और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से शासन करे। प्रत्यक्ष का मतलब यह होता है कि जनता स्वयं जा कर के कानून बनाए, न्याय का काम करे
उसको लागू कराए, सारी चीज़ें वो करे। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि जनता स्वयं ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सारे कार्य करवाए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। यानी कि जनता अगर स्वयं शासन करेंगे, जनता स्वयं शासन करे, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं? अगर मान लिया कि कोई बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा देश हो, उस देश की जनसंख्या बहुत अधिक हो, वहाँ परिवहन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, परिवहन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। मतलब ये है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या अगर हम कहें भारत जैसे है, भारत में 132 करोड़ आबादी है, क्या संभव है कि बस 132 करोड़ लोग एक जगह पर बैठ करके देश के लिए कोई कानून बनाएं? संभव ही नहीं है। बड़ा देश है, अधिक जनसंख्या है, आने जाने की समस्या, मतलब ये कल्पना ही नहीं कर सकते। जब मान लिया अगर किसी देश की आबादी 10,000 5,000 है तो संभव है, लेकिन इतने बड़े देशों में प्रत्यक्ष शासन जनता का नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। इसमें कुछ विशेषताएं हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, जिस पर हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे देखिए, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है दोस्तों, ये है जैसे स्विट्जरलैंड देख लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष का, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहा जाता है कि यहां पर लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। तो क्या स्विट्जरलैंड में इतनी कम आबादी है कि जनता जाकर के वहां बैठ के कानून बनाती है? लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता वास्तव में आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसा, जितने भी कानून बन रहे हैं या जो भी डिसीजन हो रहे हैं देश में, प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, निश्चित रूप से हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए पहल वहाँ पर जनता के द्वारा होता है। मतलब ये है कि ये स्विट्जरलैंड में है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो वहाँ पर पहल करना यानी आरंभन करना, किसी भी कानून को अगर बनाना है तो इसके लिए जनता पहल करेगी। कानून बनाने के लिए जनता द्वारा पहल होता है। प्रतिनिधि होते हैं यहाँ पर, जैसे आपके यहाँ सांसद लोग हैं, तो कोई भी कानून बनाना हो तो जनता पहल करेगी। प्रतिनिधि होंगे, लेकिन प्रतिनिधि बैठे रहेंगे आराम से। जनता कहेगी कि भैया देश में ये कानून बना दो, तो वो कानून संसद ही बनाएगी वहाँ पर, लेकिन जनता के कहने पर। यानी कानून बनाने के लिए आरंभ कौन करता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता करती है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर रिकॉल सिस्टम होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर रिकॉल सिस्टम नहीं होगा तो जनता शासन का मतलब कैसे जनता शासन होगा? यहाँ प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं, लेकिन जनता उनको वॉच करती है और देखती है कि क्या हमारा प्रतिनिधि या हमारा जो सांसद गया है वो अच्छे काम कर रहा है देश के लिए कि नहीं कर रहा है। अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसको वापस बुला लेने का प्रावधान होता है, रिकॉल सिस्टम। जैसे भारत में क्या है, 5 साल कोई सांसद बन गया, 5 साल के लिए वो मस्त है, वहीं पड़ा रहेगा, जनता से वो कट गया, आप उसको क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ पर रिकॉल सिस्टम होता है। अगर वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा तो उसको प्रतिनिधि को हम वापस बुला लेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायती व्यवस्था में इसको लागू भी किया गया है भारत में। इसी प्रकार से आप देखेंगे रेफरेंडम की व्यवस्था यहाँ होती है। यानी कि जनमत संग्रह। अगर कोई राष्ट्रीय निर्णय लेना है
राष्ट्रीय स्तर का कोई निर्णय है, देश के भीतर कोई निर्णय लेना है, तो जनमत संग्रह होगा, उस पर जनता की जो राय होगी वही निर्णय लिया जाएगा सरकार के द्वारा, यानी कि ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसी प्रकार से एक होता है प्लेबेसाइट। प्लेबेसाइट भी एक प्रकार से जनमत संग्रह ही होता है, लेकिन जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेना हो तो इसके लिए प्लेबेसाइट होता है। जैसे मान लिया अब स्विट्ज़रलैंड को अगर हम ले लें और कहा गया कि क्या स्विट्ज़रलैंड ब्रिटेन के साथ संबंध रखे ना रखे, तो ये इंटरनेशनल मामला हो गया। तो इसके लिए जनता से जब राय लेना होगा तो प्लेबेसाइट कहवाया जाएगा उसको, एक प्रकार से जनमत संग्रह ही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर रेफरेंडम और इंटरनेशनल लेवल पर प्लेबेसाइट की व्यवस्था होती है। तो ये उपयुक्त जो ये विशेषताएं हैं, चारों विशेषताएं ये स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लेकिन क्या ये हमारे देश में संभव है? हमारे देश में ये संभव ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एक व्यवस्था ये बनाई गई कि हम अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे, यानी जनता का ही शासन होगा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष शासन होगा। देखिए कैसे, जो अप्रत्यक्ष शासन होता है दोस्तों, इसके लिए हम यूज करेंगे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। कैसे? देखिए, लोकतंत्र में हम कहते हैं शासन किसका होता है? जनता का। तो यहाँ जनता है, लेकिन जनता प्रत्यक्ष शासन नहीं करती है। ये किसको चुनती है? प्रतिनिधि को चुनती है। और प्रतिनिधि जो होते हैं ये राजनीतिक दलों से होते हैं। जिस राजनीतिक दल का अल्पमत होता है ये विपक्ष में बैठता है। जो राजनीतिक दल बहुमत में होता है वो बनाता है सरकार। तो देखिए, जो बहुमत में होगा वो क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। ये सिस्टम होता है। जनता स्वयं जा कर के यहाँ पर नहीं बैठती है, जनता स्वयं नहीं करती है शासन। वो क्या करती है कि इतनी संख्या है तो कहता है कि नहीं, एक आकार बना लो, जैसे 543 सीटों का बंटवारा करके लोकसभा की सीटें निर्धारित कर दी गई। उसी प्रकार से 543 सीटों पर जनता अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से होते हैं, निर्दलीय भी होते हैं। जिस पार्टी का अल्पमत होता है वो विपक्ष में जाता है, जो बहुमत में होता है वो सरकार बनाता है। यानी कि प्रतिनिधियों से मिलकर के सरकार बनी है। तो जनता क्या हो गया? जनता के और सरकार के बीच में जो प्रतिनिधि है ये क्या करता है? कड़ी के रूप में काम करता है। ये कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों कि जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, इस प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को हम समझते हैं। अब देखेंगे फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा, तो प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष होता है। हमारे यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष है। फॉर द पीपल का मतलब ये होता है
हमने कहा था कि शासन जनता के लिए होना चाहिए, मतलब यहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात की जाती है। ऐसा शासन हो जो जनता के हित में हो, यानी जनता के लिए, जनता के लिए। ठीक है। शासन का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। कैसे? जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जनता के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन इत्यादि। ठीक है ना? यानी कि ऐसा शासन हो जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, चाहे वो स्वच्छ पर्यावरण की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पेयजल की बात हो, भोजन की बात हो, सब कुछ करे। इसके अलावा मानव संसाधन का उचित विकास होना चाहिए, या शासन को ये उपाय करने चाहिए, यानी कि मानव संसाधन का विकास होना चाहिए। अर्थात मानव के भीतर जो भी संभावनाएं हैं उसको पूरी तरह से विकसित करना चाहिए, यानी सरकार का ये कार्य होना चाहिए। जैसे मानसिक हो, चाहे वो तकनीकी विकास की परिस्थितियां हों, वो सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराए जिससे मानव संसाधन का क्या हो सके, विकास हो सके। इसके अलावा देश के भीतर ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होकर के व्यापार वाणिज्य को अपना सके, वो कर्म कर सके। यानी कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होकर व्यापार वाणिज्य कार्य कर सके। ठीक है? तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फॉर द पीपल की, जनता के लिए शासन होना चाहिए। गुड गवर्नेंस की यहां पर बात झलक रही है। फिर देखते हैं बाय द पीपल। बाय द पीपल का मतलब होता है जनता द्वारा शासन। इसका मतलब यह है कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा या उचित भागीदारी शासन में होनी चाहिए, यानी जनता की उचित भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए भागीदारी कैसे हो सकती है? क्या डायरेक्ट जनता को शामिल कर लिया जाए कि आओ सब लोग लोकसभा में, राज्यसभा में बैठ करके कानून बनाओ? ऐसा नहीं हो रहा है।
कैसे भागीदारी होगी? इसके लिए क्या हो, शासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। शासन में पारदर्शिता, यानी कि जो भी शासन काम कर रहा है, सरकार जो काम कर रही है, जनता को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सरकार कुछ छुपा के ना करे, सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए जिससे हर किसी को पता चले। तो जाहिर सी बात है कि जनता को जब सारी चीज़ें पता चल रही हैं, इसका मतलब है कि शासन में उसकी भागीदारी है। सूचना का अधिकार होना चाहिए। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन है भी। जनता को जब कोई सूचना की ज़रूरत हो सरकार से, प्रतिनिधियों से, तो वो ले सके, उसको ऐसे अधिकार मिलने चाहिए। अगर वो अधिकार है तो जाहिर सी बात है कि जनता की शासन में भागीदारी है। जवाबदेह प्रशासन होना चाहिए। जवाबदेह प्रशासन होना चाहिए, यानी कि ऐसा शासन हो जिसमें प्रशासनिक अधिकारी या कार्यपालिका मनमानी ना कर सके, वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता उनसे जान सके, पूछ सके कि भाई साहब ये काम कहा गया था, आपने क्यों नहीं किया। जनता सवाल कर सके, जनता उसको इन्फ्लुएंस कर सके, इस तरह शासन होना चाहिए। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। मतलब ये है कि जो शासन है वो एक ही जगह पर सिमटा ना हो। जैसे आप जानते हैं कि पहले क्या था, लोकसभा थी, राज्यसभा थी, विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन बाद में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पंचायती राज व्यवस्था आई। अब गांव-गांव चुनाव लोग लड़ रहे हैं। हम कहें एक सदस्य के रूप में ही लेके सही, लेकिन सबकी राजनीतिक भागीदारी है। जनता ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या कर रही है, शासन में भागीदारी कर रही है। मतलब विकेंद्रीकरण को बढ़ावा की बात हो रही है। इसके अलावा नीतिगत सहभागिता, नीतिगत सहभागिता, यानी कि सरकार जो भी नीतियां बनाती है उस नीतियों में जनता की भी राय महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो उसको हम कहेंगे बाय द पीपल। ध्यान से देखिए कि अगर ये सारी चीजें हों तो इससे क्या होगा, जनता व सरकार के मध्य में दूरी घटेगी। जनता व सरकार में दूरी घटेगी। भाई इतनी सारी कुछ होंगे तो जनता को जब सब कुछ पता चल रहा है तो जनता सरकार से नफरत थोड़ी करेगी। वो तो कहेगी अरे सरकार ठीक है, प्रतिनिधि बैठे हुए हैं तो शासन तो हम ही कर रहे हैं, हमको सब जानकारी तो हो ही रही है, क्या दिक्कत है। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी, जैसे मान लिया शासन चुपके चुपके कोई काम कर रहा है, जनता को कोई पता ही नहीं चल रहा है, तो जनता सरकार से नफरत करेगी कि नहीं करेगी। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जनता व सरकार में दूरी क्या होगी, घटेगी। राजनीतिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। राजनीतिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो एकता अखंडता है वो मजबूत होगी। एकता अखंडता मजबूत होगी। ठीक है, तो ये पूरा इसका एक व्यवहारिक पक्ष हो गया। तो हमने लोकतंत्र पे 2 क्लास ली। एक में हमने पूरा लोकतंत्र की डिफिनीशन आपको समझाया था। दूसरी क्लास जो ये है इसमें हमने आपको लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष को बताया, जिसमें हमने ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल की बात की। सबको हमने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप एक क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। भारत में लोकतंत्र संज्ञा की तरह है, वास्तविक लोकतंत्र दिखाई नहीं देता। भारत में लोकतंत्र संज्ञा की तरह है, वास्तविक लोकतंत्र दिखाई नहीं देता। देखिए इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे आप दोस्तों। इसको लिखना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करिए कि लोकतंत्र के अर्थ को समझाइए।
शॉर्ट में लोकतंत्र के अर्थ को बता दीजिए और फिर उसके व्यापक अर्थ पर आइए। थोड़ा सा संक्षिप्त अर्थ दीजिए और फिर उसके व्यापक अर्थ पे आ जाइए। व्यापक अर्थ का मतलब मूल्यात्मक अवधारणा की बात करते हैं। बहुआयामी अवधारणा को ले लीजिएगा, इसको आप लिखिए। यानी कि ये वास्तव में क्या है, व्यवहारिक बातें जो हैं उसको दिखा दीजिए। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इन तीनों चीज़ों का जिक्र कीजिए। अब आप ये महसूस करिए, ये देखिए कि क्या ये सारी चीज़ें हमारे देश में हैं या इसमें कुछ समस्या है। यानी कि अब इसके बाद आप क्या दिखाइएगा, हमारे देश में लोकतंत्र की समस्या। क्या इन सब बातों को आप जो लिख रहे हैं ऊपर, या जितनी चीज़ें आप यहाँ पढ़े हैं व्यवहारिक पक्ष इसका, क्या उस व्यवहारिक पक्ष वाले जितने भी पहलू हैं क्या हमारे देश में हैं या समस्या है इसमें? तो समस्या जाहिर सी बात है। उन समस्याओं को आप लिखिए और इसके बाद एक सकारात्मक या वास्तविक मूल्यांकन कर दीजिए। थोड़ा सा बचाव करते हुए, केवल आलोचना नहीं कर देना है, बचाव करते हुए उसका थोड़ा सा सकारात्मक देते हुए आप लिख दीजिए कि समय के साथ धीरे धीरे जैसे ही जनता में जागरूकता आएगी, उनका उत्थान होगा, शिक्षा बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, तो अपने आप लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और वास्तविक लोकतंत्र हमारे यहाँ भी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे दोस्तों, वो होगा प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्या होता है, विमर्शी लोकतंत्र क्या होता है, सहभागी लोकतंत्र क्या होता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम करेंगे विकास बनाम लोकतंत्र। तो जो लोकतंत्र का व्यवहारिक पहलू है, जो दुनिया के अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश हैं, अधिकांश के लगभग सभी देशों में एक व्यवहारिक पक्ष अपनाया जाता है, वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि हर देश की जनसंख्या हाई है, इतनी तो हाई है कि सब एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि सब लोग प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अडॉप्ट करके शासन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्या है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में हमने आपको बताया था थोड़ा सा, ये वास्तव में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही एक सिस्टम है जिसमें जनता होती है। जनता का शासन है, जाहिर सी बात है, लेकिन जनता स्वयं शासन नहीं करती है, वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और प्रतिनिधि जो होता है ये किसी न किसी राजनीतिक दल से होता है। राजनीतिक दल जो अल्पमत में होते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं, और जो बहुमत में होते हैं वो सरकार बनाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच में क्या होता है, एक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं संसदीय, उनके माध्यम से सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे संसदीय व्यवस्था जो है इसमें विभिन्न प्रकार की सिस्टम दिए गए हैं। जैसे आप देखिएगा जो संसदीय व्यवस्था है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
इसमें स्थगन प्रस्ताव होता है, ठीक है। प्रश्न पूछना, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है। जनता के कुछ विशेष मामले जो होते हैं उस पर ध्यान लाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, इत्यादि। ये सब बातें क्या हैं? ये सब जनता के प्रतिनिधि ही हैं। इन प्रक्रियाओं से या इसके माध्यम से सरकार के ऊपर क्या होता है? दबाव डालते हैं, सरकार के ऊपर नियंत्रण का कार्य करते हैं, ठीक है। ये है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसकी विशेषता को देखें कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की विशेषता क्या होती हैं, विशेषताएं सब नोट कर डालिएगा, आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और विशेषताओं में आप देखिए, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में नियमित चुनाव होते हैं और जनता वयस्क मताधिकार के द्वारा सत्ता का परिवर्तन कर सकती है। यानी कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, प्रतिनिधि जो भी हैं जनता के, अगर अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी? उनको उनके पद से अगले चुनाव में हटा देगी। यानी कि इसमें नियमित चुनाव और मताधिकार द्वारा जनता क्या कर सकती है? सत्ता का परिवर्तन कर सकती है। एक ये विशेषता है इसकी। दूसरी विशेषता इसकी ये है दोस्तों कि बहुमत के सिद्धांत पर आधारित शासन होता है, अर्थात बहुमत प्राप्त दल ही सरकार बनाता है। यानी कि मैंडेटरी सरकार होती है, बहुमत की सरकार होती है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जिसमें लोकसभा की आधे से अधिक सीट जिसको प्राप्त हो जाती है उसको बहुमत मिलता है और वही सरकार बनाता है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण लगाया जाता है, जो हमने पहले ही आपको बता दिया। एक पॉइंट ये भी डाल दीजिए विशेषता में, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न पूछना, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के माध्यम से सरकार के ऊपर क्या होता है? जनता के प्रतिनिधि नियंत्रण लगाते हैं। इसके अलावा इसमें सिद्धांत रूप में जनता संप्रभु होती है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए सिद्धांता जनता संप्रभु है, क्योंकि चुनाव किसने किया है? जनता को चुनने का अधिकार है। तो सिद्धांता संप्रभुता संप्रभु जनता, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए संप्रभु तो कौन होता है? प्रतिनिधि होता है। आपका सांसद जो होता है, विधायक होता है, उसको आप चुनते ज़रूर हैं, लगता है कि जनता के द्वारा चुना ही तो गया है, लेकिन वास्तव में संप्रभु वही है। 5 साल के बाद ही वो दिखाई देता है। बीच में, मैं अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ, बीच में पता नहीं चलता है। जीत गया, उसके बाद फिर वो अपना 5 साल मौज करता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। इसका हम थोड़ा सा महत्व देख लेते हैं और महत्व के बाद हम इसकी कुछ समस्याओं को भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का महत्व। और फिर इसकी हम
समस्या देखेंगे। पहला महत्व क्या है कि इसमें नियमित चुनाव होते हैं, नागरिकों को ही मत देने का अधिकार होता है, जिससे नागरिक सशक्तिकरण को बल मिलता है और नागरिक संस्कृति का विकास होता है। यानी कि राजनीतिक जागरूकता आती है और इससे क्या होता है, नागरिक सशक्तिकरण होता है, जिससे नागरिक संस्कृति का विकास होता है। ये पहला पॉइंट। कहने का आशय ये है कि जब जनता ही नियमित चुनाव के द्वारा मत दे करके चुनती है, जाहिर सी बात है कि जनता में जागरूकता आएगी, नागरिक सशक्त होगा इसमें, और जब नागरिक सशक्त होगा तो नागरिकों के अकॉर्डिंग सरकारों को काम करना पड़ेगा। इसी कहते हैं नागरिक संस्कृति का विकास होना। दूसरी चीज़ ये है कि यह लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप है और एकमात्र विकल्प है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए संभव ही नहीं है कि किसी और प्रकार के लोकतंत्र को हम अपने यहाँ लाएं। यानी कि अगर देखा जाए भारत के दृष्टि से तो ये लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप है, क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या जब अधिक है तो कोई और अगर हम लोकतंत्र लाएं तो उसको, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें हम, तो क्या भारत में संभव है? नहीं संभव है। इसलिए भारत की दृष्टि से यह एक व्यवहारिक स्वरूप है। इसके अलावा ये होता है कि यह व्यवस्था उत्तरदायी शासन सुनिश्चित कर सकती है, बशर्ते इसमें कुछ शर्तें हैं। यानी कि ये क्या है, उत्तरदायी पूर्ण शासन सुनिश्चित कर सकती है। बशर्ते क्या है कि इसमें जो आपके प्रतिनिधि हैं और जो आपका विपक्ष है, ये ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएं। अगर ये ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाते हैं, मतलब सरकार पे अगर ये नियंत्रण रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार उत्तरदायीपूर्ण शासन करेगी, जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहेगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्व हैं। एक पॉइंट आप अपने मन से लिखिएगा। इसकी अगर समस्या में हम देखें तो इसमें क्या होता है, समस्या में पहला पॉइंट देखिए, जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है, इसमें जो सरकार बनती है दोस्तों, सरकार कौन बनाता है? राजनीतिक दल बनाते हैं, पार्टियां बनाते हैं, राजनीतिक दल। और जो ये राजनीतिक दल होते हैं, ये राष्ट्रीय नीतियों की जगह जनप्रिय नीतियों का निर्माण करते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, जिससे देश की एकता अखंडता क्या होती है? प्रभावित होती है। यानी कि ये जनप्रिय नीतियां बनाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, जिससे देश में एकता अखंडता प्रभावित होती है। जैसे आप देखिए कि मान लिया कोई राष्ट्रीय हित पर अगर आप निर्णय लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जनता उससे खुश हो, लेकिन अगर सबके खाते में 1000 रुपये चुनाव के पहले भेज दीजिए तो जनता चुनाव में वोट दे देगी।
मंदिर का निर्माण कर दीजिए, मस्जिद का निर्माण कर दीजिए। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता खुश ज़रूर होती है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जनता का इससे विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, उनको पुनः आप वोट दे देंगे, डेवलपमेंट तो पीछे रह गया। तो कहने का मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनप्रिय नीतियाँ बनाते हैं, राष्ट्रीय नीतियों को अवॉइड करते हैं, जिससे वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इससे देश की एकता अखंडता चौपट होती है। इस व्यवस्था में राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। एक पॉइंट ये भी है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में राजनीतिक अधिकार पर बल दिया जाता है, जबकि आर्थिक अधिकार बिना राजनीतिक लोकतंत्र किसी काम का नहीं। खाली पेट चुनाव नहीं लड़ सकते आप। जब तक आप आर्थिक सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे, आर्थिक अधिकार की बात नहीं करेंगे, आर्थिक लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे, तब तक आपके राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक लोकतंत्र बेमानी से लगते हैं। इसके अलावा भारत में जो यह व्यवस्था है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, ये अंतर्विरोध का शिकार हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ FPPS सिस्टम है। हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है? FPPS। चुनाव में क्या होता है? पहले आओ पहले पाओ। ज़्यादा मत पाने वाला विजयी हो जाता है। मान लिया 1000 लोगों ने वोट दिया, उसमें 15-20 कैंडिडेट लड़ गए, 100-150 वोट पा करके कोई चुनाव जीत गया। तो क्या जनता का प्रतिनिधित्व हुआ? पूरा नहीं हुआ। यानी कि बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं होता, नहीं होता। ये इसकी कमियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। एक इसी में चर्चा होता है दोस्तों विमर्शी लोकतंत्र। डिस्कोर्स डेमोक्रेसी। विमर्शी लोकतंत्र क्या होता है? देखिए, हम आगे पढ़ेंगे सहभागी लोकतंत्र और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के बीच में ये वास्तव में एक कड़ी के रूप में है, विकास का एक क्रम है। इसका मतलब ये है कि जब जनता या कोई संस्था सरकार को प्रभावित करती हो, किसके लिए? कानून बनाने के लिए, संशोधन के लिए, जन कल्याण के लिए, यानी कि एक विमर्श हो। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। आजकल क्या है? ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पर क्या होता है? ट्रेंड कराई जाती हैं चीज़ें। कैसे ट्रेंड होता है? सरकार ने कोई गलत निर्णय ले लिया, लोग उस पर सरकार के खिलाफ लिखना शुरू कर दी सोशल मीडिया पर। तो जनता इन्फ्लुएंस कर रही है। अभी आप देखिए कोरोना महामारी में क्या हुआ। कोरोना महामारी में
आप देख रहे होंगे जैसे ही जनता किसी चीज़ का फेसबुक पर विरोध कर रही है, ट्विटर पर विरोध कर रही है, सरकार उसको तुरंत संज्ञान लेकर के उस पर निर्णय लेकर के उसको समाधान करने की कोशिश करती है। मतलब यह है कि जनता जब प्रभावित करे मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो एक प्रकार से विमर्श उठ रहा है देश में, या कोई संगठन हो, जैसे कोई स्वयं सहायता, जैसे कोई समाज सेवी संस्था है, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, कोई बहुत सारे एनजीओज हैं, एनजीओज यानी दबाव समूह जिनको हम कह सकते हैं, दबाव समूहों के माध्यम से, जनता के माध्यम से जब सरकार प्रभावित हो, उसको इन्फ्लुएंस करती हो, तब उसको हम विमर्शी लोकतंत्र कहते हैं। टीवी डिबेट्स हों, चैनल पर देखिए डिबेट्स होती हैं, डिबेट्स हो से सरकार देख रही है उसको, सरकार उससे प्रभावित होती है और निश्चित रूप से सरकार उस पर निर्णय लेती है। तो ऐसे लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं? विमर्शी लोकतंत्र कहते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि जैसे आजकल देखिए क्या हो रहा है, लगातार पीआईएल होते रहते हैं, तमाम सारे मुद्दों पर पीआईएल होता है। अन्ना हजारे का आंदोलन आप ले लीजिए, जैसे इसमें क्या होता है, इसका माध्यम जो होगा, बहुत सारे माध्यम हैं इसका क्या है, टीवी डिबेट, सोशल मीडिया, एनजीओज, है ना, तमाम माध्यमों से सरकार प्रभावित होती है, सरकार के ऊपर दबाव बनता है और सरकार निश्चित रूप से क्या करती है? निर्णय लेती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि जो विमर्शी लोकतंत्र होता है, इसमें आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए वर्तमान में क्या हो रहे हैं, लगातार पीआईएल हो रहे हैं, लगातार क्या हो रहे हैं? पीआईएल हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन देख लीजिए। निर्भया कांड के बाद एक जो रोष था, वर्मा कमेटी बनाई गई, वर्मा कमेटी को इन्फ्लुएंस किया गया, बहुत सारे मैसेज भेजे गए और उस पर नए नए तमाम तरह के क्या हुए? डिसीजन लिए गए। तो यह विमर्शी लोकतंत्र। अब हम देखेंगे सहभागी लोकतंत्र। तो सहभागी लोकतंत्र दोस्तों क्या है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये सब लोकतंत्र का विकास है, एक प्रोसीजर से शुरू हुआ। प्रोसीजर का मतलब ये कि हाँ, जनता शासन करेगी, ये प्रोसीजर हुआ। फिर क्या हुआ? किसके माध्यम से करेगी? प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगी। एक ये डेवलपमेंट हुआ। फिर क्या हुआ? विमर्श शुरू हुआ, जनता इन्फ्लुएंस करने लगी, और इसके बाद क्या है कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? भागीदारी हो। तो ये लोकतंत्र का एडवांस स्थिति है ये। तो अब देखिए, जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र था, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी थी, इसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया सहभागी लोकतंत्र, या इसकी चर्चा शुरू हुई। तो हम क्या करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, उसकी कमी को लेते हुए हम कैसे उसको दूर करेंगे, वही हो जाएगा आपका सहभागी लोकतंत्र। तो कमी को लिखते चलेंगे। जैसे देखिए, हमने कहा कि जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, उसी की कमी को दूर करने के लिए लाया गया। तो पहली कमी देखिए क्या कमी थी? जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, इसमें जनता वोट देने की मशीन बन जाती थी, यानी कि जनता वोट देने की मशीन।
बेचारी 5 साल में चुनाव हुआ, वोट कर दिया, प्रतिनिधि को चुन लिया, सोचा था कि प्रतिनिधि हमारा विकास करेगा, हमारे बातों को, हमारे मुद्दों को सदन में उठाएगा, लेकिन प्रतिनिधि गया सो गया 5 साल के लिए। जनता ने सोचा अगला चुनाव आने दो, फिर तुमको बताते हैं। अगला चुनाव आया, अगले प्रतिनिधि को चुना, उस प्रतिनिधि ने भी वही कार्य किया जो पुराने प्रतिनिधि ने किया था। यानी कि जनता बेचारी वोट दे करके किनारे हो जाती है, प्रतिनिधि अपना मौज करते हैं। ये कमी है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। तो अब इसके लिए अगर हम दोस्तों इसमें रिकॉल सिस्टम डाल दें, रिकॉल सिस्टम ले आए अपने यहाँ, तो वो क्या हो जाएगी, जनता की भागीदारी हो जाएगी। जनता हमेशा उसको वाच करेगी कि अगर तुम काम नहीं करोगे प्रतिनिधि महोदय, तो हम तुमको वापस बुला लेंगे, हम दूसरे प्रतिनिधि को भेज देंगे। ये है सहभागी लोकतंत्र की विशेषता। दूसरी बात देखिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है में नौकरशाही का बोलबाला होता है। नौकरशाही को बढ़ावा दिया जाता है। जानते हैं कि आप एक आईएएस अफसर है वो कितना पावरफुल होता है। तमाम सारे अधिकारियों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से वो जिले का शासन चलाता है, ऊपर से नीचे तक ले करके आप देखिए पूरा एक सिस्टम है, एक ढांचा बना हुआ है, पूरे नौकरशाही हावी है, उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप किसी काम को करवाने जाएंगे किसी ऑफिस में, तो आपको तमाम तरह की प्रक्रियाएं बताई जाएंगी, यानी प्रक्रिया पे बल दिया जाता है। जनता एक फाइल को पास कराने के चक्कर में उसी ऑफिस में घूमती रहेगी। एक दिन खुद घूम करके वो घन चक्कर हो जाएगा, लेकिन उसका काम नहीं होने वाला है। यानी प्रक्रिया पे बहुत बल दिया जाता है। तो यानी कि प्रक्रिया पर बल, सिस्टम से ही काम होगा भाई साहब। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाए, नागरिक अधिकार पत्र लाना होगा, यानी कि सिटीजनशिप चार्ट, नागरिक अधिकार पत्र ले आओ। तो क्या हो गई, जनता हावी हो गई, भागीदारी हो गई। कैसे, देखिए मान लिया आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं आप, आपको दौड़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर बाहर ही एक बोर्ड लगा हो या दीवार पे पेंट करके लिख दिया गया हो कि भाई लर्निंग लाइसेंस आपको इतने दिन में इशू किया जाएगा, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लर्निंग के बाद आपकी इस प्रक्रिया के तहत लाइसेंस जो आपका होगा वो परमानेंट होगा। मतलब सारी प्रक्रिया लिखी हुई है, नागरिकों को क्या अधिकार हैं वो सारा कुछ लिखा हो भी रहा है। आजकल देख भी रहे होंगे आप, स्कूलों में आप देखिए पीला पीला चार्ट बना होता है, तो क्या है वो नागरिक अधिकार पत्र ही तो है। अगर वो सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, फिर ये नौकरशाही जो है वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी। गांव का एक पटवारी होता है, लेखपाल होता है, साधारण से पेपर लेने के लिए आपको कितना न चाहता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका निवास प्रमाण पत्र 4 दिन में मिलेगा, जाति प्रमाण पत्र 5 दिन में मिलेगा, तो आप 5 दिन वेट करके सारे डॉक्यूमेंट उसको दे करके ले लेंगे। नहीं देगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि नागरिक अधिकार पत्र होगा तो जनता की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसके अलावा जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें FPPS है, ज़्यादा मत पाने वाला ही प्रतिनिधि जीत जाता है। एक बहुत बड़ी कमी है। आप देखते होंगे 15% 20% वोट पा करके चुनाव जीत जाते हैं प्रतिनिधि लोग। ये क्या है, अल्पमत ही तो है। इसको दूर करना होगा और बहुमत प्रणाली लानी चाहिए। बहुमत प्रणाली लानी होगी, ये कहता है सहभागी लोकतंत्र। यानी कि किसी क्षेत्र में अगर प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है तो कम से कम आधे से अधिक जनता जिसको पसंद करे उसी को प्रतिनिधि बनना चाहिए, ये बात कहता है सहभागी लोकतंत्र। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो है
गोपनीयता बहुत होती है, गोपनीयता बहुत होती है। गुपचुप चीज़ें होती रहती हैं, सरकार अधिकारी मिल करके सब करते रहते हैं, जनता को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पारदर्शिता लानी होगी, पारदर्शिता लानी होगी। ठीक है, पारदर्शिता लानी होगी। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आरटीआई जैसे कानून को बढ़ावा देना चाहिए। आरटीआई कानून होगा, आप कुछ गुप्त रख ही नहीं पाएंगे, जनता मांग लेगी सूचना के अधिकार के तहत। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, इसमें आदर्शवादी पहलुओं पर ज़्यादा बल दिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आदर्शवादी पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे अगर हम न्याय की बात करें, निष्पक्ष न्याय की बात तो कही जाती है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा निष्पक्ष रूप से। लेकिन जरा सोचिए, एक गरीब व्यक्ति अगर उसको हाई कोर्ट जाना हो, घर से 400 किलोमीटर दूरी पर हो, जिसके यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं हो, क्या वो न्याय की उम्मीद कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए न्याय स्तर पर व्यवहारिक पहलुओं पर जोर देने की ज़रूरत है। जैसे क्या हो, लोक अदालत की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, मोबाइल अदालत, मोबाइल कोर्ट होना चाहिए, निःशुल्क न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें हों अगर, तो क्या हो सकता है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो ये है सहभागी लोकतंत्र। जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। इसको कहते हैं सहभागी लोकतंत्र। ठीक है, अगर हम इसका विश्लेषण करें दोस्तों, एक इसका विश्लेषण कर लीजिए। हम पहले इसके थोड़ा सा महत्व पे चर्चा करते हैं और फिर इसकी हम समस्या देखते हैं। जो आपका सहभागी लोकतंत्र है दोस्तों, ये वास्तव में लोकतंत्र का वास्तविक सिद्धांत है। यही लोकतंत्र का मतलब है असली। जनता की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि लोकतंत्र का वास्तविक सिद्धांत है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन माना जाता है, अतः जन सहभागिता के बिना जनता का शासन कहना बेमानी होता है। तो कुल मिलाकर के पहला पॉइंट यही है कि लोकतंत्र का वास्तविक सिद्धांत है। ठीक है ना, जनता का शासन कहा जाता है तो वास्तव में जनता का शासन इसमें दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखिएगा कि यह व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है, जिससे जनता का विश्वास सरकार पर बढ़ता है और जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। यानी कि व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ता है। इससे क्या होता है, सरकार पर विश्वास बढ़ता है, और सरकार पर विश्वास जब बढ़ता है तो देश की एकता मजबूत होती है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आप अपने मन से सोच करके लिखिएगा। अगर इसकी समस्या देखिए तो भारत जैसे देशों में यह पूर्णतया लागू नहीं हो सकता फिलहाल की डेट में, क्योंकि
इसके लिए बहुत सारे धन की ज़रूरत होगी, बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है जो अभी संभव नहीं है। यानी कि भारत में अभी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि धन की अधिक आवश्यकता होगी। धन की क्या होगी? अधिक आवश्यकता होगी, और भारत अभी अल्प विकसित देशों में है। इसके अलावा देखिए कि यह मॉडल सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को नेता बनाने का प्रयास करता है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराने की कोशिश करता है और सबकी राजनीतिक सहभागिता की ओर जोर देता है, जो अच्छी बात नहीं है, जो व्यवहारिक नहीं है। यानी कि हर व्यक्ति को राजनीतिक बनाता है, जो व्यवहारिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स अब आपको लिखे लिखाए नोट्स में मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ से इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सहभागी लोकतंत्र। इसमें हम एक मुद्दा और है जो डिस्कस कर देते हैं जल्दी से। विकास बनाम लोकतंत्र। विकास बनाम लोकतंत्र जो मुद्दा है दोस्तों, इसमें हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। लोकतंत्र बनाम विकास। पहले हम देखेंगे एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है, और फिर हम चर्चा करेंगे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसका पहला पॉइंट आप देखिए कि सामान्य जनता विकास को संकीर्ण दायरे में देखती है। उसका क्या मतलब है? थोड़ी सी सड़क बनवा दीजिए, बिजली की व्यवस्था करा दीजिए, थोड़ा सा पानी की व्यवस्था करा दीजिए, तो वो उसी को विकास समझ लेती है। विकास को वो जीवन से जोड़ करके नहीं देखती है, जीवन शैली के रूप में उसको नहीं लेती है। यानी जनता विकास को संकीर्ण दायरे में देखती है। और दूसरी ओर गठबंधन सरकार में वोट बैंक की क्या होती है? ज़बरदस्त तरीके से राजनीति होती है, जिसमें क्या होता है कि तात्कालिक हितों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो जनता विकास को संकीर्णता से लेती है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होता है कि तात्कालिक हित पर जोर दिया जाता है, दीर्घकालिक हित पर नहीं। हित पर जोर क्यों? क्योंकि चुनाव जीतना ही है, और ऐसे में जनता का जो वास्तविक विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विरोधी दिखाई देते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें विरोधी के रूप में, तो लोकतंत्र होने के बावजूद भी निरंतर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता जा रहा है, जिसमें उच्च वर्ग जो है, उच्च वर्ग से आशय जो धनाढ्य वर्ग है, उसी का ज़्यादा विकास हो रहा है। वही आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण कर रहा है। इस तरह लोकतंत्र होने के बावजूद आम जनता तक विकास नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र तो है हमारे यहाँ,
और कहा जाता है लोकतंत्र में जनता का ही विकास होता है। लेकिन हो क्या रहा है वर्तमान में, जो विकास है वो उच्च वर्ग तक ही सीमित है। गरीब तो गरीब ही होता जा रहा है और कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता का विकास होता है, लेकिन विकास किसका हो रहा है? उच्च वर्ग का हो रहा है। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर विकास और लोकतंत्र एक दूसरे के विरोधी हैं। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जितने आर्थिक संसाधन हैं उस पर उच्च वर्ग ही लगातार कब्जा करता चला जा रहा है, गरीब का विकास नहीं हो रहा है। और जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि गरीब का ध्यान देना है, जनता का ध्यान देना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसलिए यहाँ पर विकास और लोकतंत्र एक दूसरे के विरोधी हैं। नंबर 3 अगर हम देखें तो इसमें क्या लिख देंगे कि जब अस्थिर राजनीतिक वातावरण होता है तो सरकार क्या करती है? जो देश में बहुलवादी समाज है, यानी विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, तो उसमें सरकार समन्वय नहीं करती है। यानी बहुलवादी समाज में सरकार समन्वय नहीं कर पा रही है। सरकारी नीतियों में अस्पष्टता दिखाई देती है, जिससे पर्यावरण, मानवाधिकार जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो क्या हो गया कि जब अस्थिर सरकार होती है तो वो क्या करती है? अस्थिर सरकार बहुलवादी समाज में समन्वय स्थापित नहीं करती। बहुलवादी समाज में समन्वय नहीं कर पाती, और जिससे क्या होता है? जिससे आप देखेंगे पर्यावरण के मुद्दे हों, मानवाधिकार के मुद्दे हों, ये सब समस्याएं क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऐसे में लोकतंत्र है ज़रूर, लेकिन जब अस्थिर सरकारें होती हैं तब वो क्या करती हैं कि तुष्टीकरण की नीति पे चलती हैं, समाज का विकास नहीं देखती हैं, वो बहुलवादी समाज में समन्वय स्थापित करने की कोशिश नहीं करती हैं। इससे क्या होता है? विकास प्रभावित होता है। तो ये सब विरोधी बातें हमने की। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। तो देखिए, लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? अगर हम पहला पॉइंट इसका देखें तो लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? मनुष्यों की गरिमा तथा व्यक्तित्व का विकास करना। मनुष्य की गरिमा एवं व्यक्तित्व का विकास, ये लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य है। और विकास भी इसी वास्तविक प्रगति को दिखाता है। विकास का मतलब भी तो यही है कि डेवलपमेंट जब अंतिम अवस्था में होगा, यानी पूरी तरह से डेवलप मानो होगा, तो भी वो क्या कहता है कि मनुष्य की गरिमा और व्यक्ति का विकास तभी होगा। यानी विकास भी यही बात कहता है। तो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र और विकास क्या हैं? एक दूसरे के विरोधी ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वास्तविक लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है। जो सहभागी लोकतंत्र होता है, इसमें विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी होनी चाहिए। नीतियों में, निर्णयों में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर पर उचित विकास होता है। जैसे मान लिया हमने कहा पंचायती राज है, अब पंचायती राज में क्या होता है? स्थानीय स्तर पर बेहतर नीतियां बनती हैं और अपने गांव का विकास करता है। चाहे वो ग्राम प्रधान हो या सदस्य, मिल करके सब लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो विकेंद्रीकरण किसकी विशेषता है? वास्तविक लोकतंत्र की। और इसके माध्यम से उद्देश्य क्या होता है? विकास करना। तो कहने का आशय यह है कि
स्थानीय स्तर पर उचित विकास हो सकता है और व्यक्ति अपनी गरिमा को सुनिश्चित कर सकता है। अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी। मूल्यांकन के रूप में आपको यही देना है कि विकास और लोकतंत्र के विरोधी होने से अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियां समाज में बढ़ रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों को एक दूसरे के पूरक बनाया जाए, जिससे वास्तविक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हो सके और भारत का अस्तित्व सुरक्षित हो सके। ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें जाननी थी। दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ और इसी फॉर्मेट पर इसको आप लिखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि लोकतंत्र ही, डेमोक्रेसी ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लिखने का मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे आप? पहले आप देखिए कि वैश्विक चुनौतियां क्या क्या हैं। वैश्विक चुनौतियां, ठीक है, तो इसमें आर्थिक चुनौतियां क्या हैं, सामाजिक चुनौतियां क्या हैं, है ना, राजनीतिक चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए पर्यावरण की समस्या हो, आतंकवाद की समस्या हो, तो ये सब क्या हैं? ये सब वैश्विक चुनौतियां हैं। खाद्य सुरक्षा का मामला हो, शुद्ध पेयजल का मामला हो, साइबर सुरक्षा का मामला हो, ये सब क्या हैं? ये सब वैश्विक चुनौतियां हैं। इन वैश्विक चुनौतियों का हल आप ढूंढिए लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में हल कहाँ पर मिलेगा? हल मिलेगा आपको मूल्यात्मक अवधारणा से। अगर पूरे विश्व के लोग लोकतंत्र के मूल्यों को अडॉप्ट कर लें, समानता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता आदि के मार्ग पर आ जाएं, तो इन सभी वैश्विक चुनौतियों से क्या किया जा सकता है? निपटा जा सकता है। तो इसी फॉर्मेट पर इस उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ये लोकतंत्र की टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो आपको हम पीडीएफ के रूप में देंगे, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन लिख लेंगे। मेरे ख्याल से आपको लोकतंत्र बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। और आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे सरकारों के प्रकार, संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार क्या होती है, संसदीय व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होती है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।